ये कहानी है एक ऐसे बार की जिसके अंदर तुम अगर एक बार चले गए तो बाहर आने पे तुम्हें गोली मार दी जाएगी, लेकिन अगर तुम बार के अंदर भी रहे तो तुम वहाँ भी मारे जाओगे, यानी कि तुम्हारी वाट लगनी तय है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जिस समय सर्जियो बार के अंदर आता है ठीक उसी समय एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है तो उसको कोई गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके आसपास के सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहाँ से चली है और सड़कें पूरी तरीके से सुनसान हो जाती हैं। बार के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं और उनको नहीं पता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसी वक्त एक आदमी जिसका नाम सैतुल है वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं होता। अब बार के अंदर से उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए एक आदमी जाता है, लेकिन अचानक उसको भी कोई गोली मार देता है, जिससे बार के अंदर खड़े लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। सभी इस बात से हैरान होते हैं कि किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता। बार के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम अलीना होता है। वो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए। जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी पर कोई भी खबर नहीं होती और जैसे इन लोगों की नजर बाहर जाती है तो वहाँ से दोनों लाशें गायब हो जाती हैं और साथ ही उनका फोन भी वहाँ से साफ कर दिया जाता है। लेकिन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सैतुल कहता है कि मुझे लगता है कोई चाहता है कि हम में से यहाँ से कोई भी बाहर ना निकले। फिर सर्जियो कहता है हो सकता है हम में से कोई एक किलर हो या हो सकता है हम में से कोई बंदा एक आतंकवादी हो जिसके पास कोई एक विस्फोटक सामान हो सकता है और पुलिस उसको पकड़कर मारना चाहती हो। ये सुनकर एक आदमी उसका नाम नाचो होता है वो अपने पैर से एक बैग को छुपा देता है, पर सर्जियो उसको ऐसा करते हुए देख लेता है और इसके बारे में सभी को बताता है। नाचो के बैग को ले लिया जाता है और जब उसके बैग को खोला जाता है तो उसमें से कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। तभी नाचो कहता है इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे किसी को भी नुकसान हो। वो कहता है कि मैं कैट कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की फाइल्स हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। एलिना उसकी हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है पर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ भी नहीं होता। नाचो को इस बात से बहुत ही दुख होता है। तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा है। वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तभी सर्जियो दावा करता है कि ये ब्रीफ केस उसी का है। इससे पहले कि सर्जियो ब्रीफ केस पहले उठाता इस बार की ओनर एम्पारो ब्रीफ केस को उठा लेती है। सर्जियो एम्पारो को ब्रीफ केस खोलने से मना करता है, लेकिन तभी एक आदमी जिसका नाम इजराइल होता है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है और ब्रीफ केस के अंदर औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसी वक्त उन्हें बाथरूम से एक अजीब आवाज आती है। जब ये लोग वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अंदर से लॉक होता है। ये लोग एक गोली मारकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और बाथरूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा सा आदमी लेटा हुआ है जो कि बेहोश है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत में ये आदमी खांसते खांसते इस बाथरूम में चला जाता है और तब से यहीं पर ये बेहोश है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है। एलिना उस इंजेक्शन को उठा लेती है और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। जैसे ये लोग बाहर के गेट के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आते हैं जिनके चेहरे पूरी तरीके से ढके हुए होते हैं। आर्मी ऑफिसर वहाँ पर टायरों को जला देते हैं और उन टायर्स को जलाकर वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि सभी को लग रहा था कि ये हमारी मदद करने आए हैं, लेकिन वो इनकी मदद नहीं करते। उसके ठीक बाद टीवी पर न्यूज दिखाई जाती है कि सिटी के एक बहुत बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसीलिए उस जगह को सील कर दिया गया है और उस तरफ अब कोई भी नहीं जा सकता। बाहर में फंसे हुए लोगों को समझ नहीं आता कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था वो अचानक से सबके सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी बुरी तरीके से फूल जाती है और साथ ही उसकी आंखें भी अजीब सी हो जाती हैं और वो वहीं पर ही गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो डू नॉट टच मी कहता है। ये लोग उस मरे हुए आदमी का फोन उठाते हैं और देखते हैं ये आदमी तो एक आर्मी ऑफिसर है। इसके फोन में और भी कुछ फोटोज होती हैं जिसमें लोगों ने किसी वायरस से बचने वाली पीपी की ट्रेनिंग भी होती है। अब बार के अंदर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस पूरे इलाके को क्वारंटीन कर दिया गया है। इसका मतलब ये आदमी जो अभी यहाँ पर मरा है ये इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन से इसकी जान चली गई है और हो सकता है कि अभी यहाँ पर शायद और भी लोग इन्फेक्टेड हो। वहीं पर नाचो को दिखाया जाता है जो किसी भी तरीके से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश करता है और जब वो एक टेबल पर चढ़कर अपने फोन में सिग्नल लाता है और वो ये बात सभी को बताता है और तभी नाचो को कहा जाता है कि तुम जल्दी से किसी भी मीडिया वाले को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दो। लेकिन तभी सैतुल भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, इस वजह से टेबल टूट जाती है और फिर एक आदमी इसका नाम एंट्रेस है वो नाचो से फोन मांगता है, लेकिन तभी एम्पारो उसको रोक देती है और कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था और अगर तुमने इस मोबाइल को छू लिया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सर्जियो और एंट्रेस इस बात से सहमत हो जाते हैं। अब इसका मतलब नाचो और जिस किसी ने भी इस फोन को छुआ था उनकी तो लग गई और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग हैं और एंट्रेस उनको अपनी बंदूक से धमकाता है और इनसे कहा जाता है नीचे बने तहखाने पर लेके जाया जाए। इन सभी लोगों को मजबूरन उन सबकी बात माननी पड़ती है और ये सभी 5 लोग डेड बॉडी को तहखाने में डाल देते हैं। अब ऊपर बस 3 लोग बचे हुए होते हैं
थोड़ी देर बाद एक ट्रेनी नाम की औरत वहाँ पर सफोकेशन शुरू हो जाता है। ट्रेनी सबूत तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ट्रेनी दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ पर रखी हुई कुछ बोतल्स गिर जाती है और उनका लिक्विड एक साइड बहना शुरू हो जाता है और तभी उनकी नजर वहाँ पर पड़े एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब ये लोग वहाँ से पानी के रास्ते से निकल सकते हैं। फिर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और फिर वो ड्रेनेज से होकर यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। इसलिए वो अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाता है और उस ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए वो नीचे नहीं जा पाता। और तभी अचानक इन सभी लोगों को गोलियां चलने की आवाज आती है और आवाज सुनकर इन सभी लोगों की फट जाती है। फिर इनको ऊपर बार में धुआं दिखाई देता है, जिसको देखकर ये लोग समझ जाते हैं ऊपर जो 3 लोग थे उनको किसी ने मारकर पूरे बार को आग लगा दी है। और उधर दूसरी तरफ इजराइल अब भी पूरी तरीके से ड्रेनेज में फंसा हुआ था। अब सभी लोग इजराइल को ड्रेनेज से पहले बाहर निकालते हैं और कुछ घंटों बाद आग पूरी तरीके से बुझ जाती है और वो लोग ऊपर बार में आने का फैसला करते हैं। ऊपर बार में आने के बाद वो लोग देखते हैं कि बार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ पर गन मिल जाती है, इसको वो चुपचाप उठा लेता है। तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को बुरी तरीके से सील कर रहे होते हैं। ये बड़े ही खामोशी से सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि इसके अंदर अभी भी 5 लोग जिंदा हैं तो इन सबको भी मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ पर मोबाइल बजना चालू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का मोबाइल होता है कि अभी थोड़ी देर पहले इंजेक्शन के कारण मौत हुई थी। एलिना उसका फोन उठा लेती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी इस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत में सुधार है। इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं, मेरी तबीयत बहुत ही खराब है और मैं किसी बार के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ, तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अब एलिना इसकी पुरानी चैट्स पढ़ती है, जिसमें इस मरे हुए आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी 4 और बची हैं। ये लोग समझ जाते हैं इसके पास जो इंजेक्शन है वो ही इस वायरस की वैक्सीन है और ये सब पढ़कर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं कि ये वैक्सीन काम कर सकती है। लेकिन फिर भी उनके मन में डाउट आता है, अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तो इसकी मृत्यु कैसे हो गई। और अचानक इसके बाद वो फोन बजना चालू हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो फोन उठा पाते उसकी बैटरी लो होने के कारण फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अभी किसी न किसी तरीके से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट में कहा था कि इसके पास 4 और बची हैं, क्यों ना हम उन 4 वैक्सीन को ढूंढें। फिर ये लोग उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन इनको वहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही इजराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इजराइल किसी एक से अपना बलिदान मांगता है, क्योंकि वो सब 5 है, वैक्सीन सिर्फ 4, इसलिए इजराइल सबसे पहले ही एक इंजेक्शन निकाल के अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन तभी नाचो उस पर अपनी बंदूक टांग देता है, लेकिन तभी इंजेक्शन को इजराइल अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद नाचो और इजराइल के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। इजराइल नाचो पर हावी हो जाता है और उसकी गन को छीन लेता है। इसी हाथापाई के दौरान इजराइल के हाथ से छूटकर तहखाने में गिर जाती है। वैनी हमारी तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, लेकिन तभी गलती से उसके हाथों से वैक्सीन छूट जाती है और नीचे नाले में गिर जाती है। और अभी ये बेचारे सोच रहे होते हैं कि वैक्सीन को नाले में से कैसे निकाला जाए। इन सभी में एलिना सबसे पतली होती है, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं क्या तुम अंदर जाकर उस वैक्सीन को ला सकती हो। पहले तो एलिना ना कर देती है, लेकिन फिर वो बाद में मान जाती है। इसके बाद एलिना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसको उस छोटे से छेद के अंदर धकेला जाता है और बड़ी ही मशक्कत के बाद नाले में गिर जाती है। एलिना वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को ऊपर भेजने के लिए कहता है, लेकिन एलिना साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन में सिर्फ 3 ही बची हैं। एलिना सभी से कहती है कि अगर तुमको वैक्सीन चाहिए तो तुमको नीचे आना होगा। जिसके बाद ये लोग ड्रेनेज के छेद को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद एलिना बाहर का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। सबसे पहले वो वहाँ पर वो इंजेक्शन को छुपा देती है और वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स है, जो कि वहाँ पर बाहर में मरे हुए उनके 3 साथियों को जला रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है बाकी के 4 लोग जो ऊपर शोरूम में थे वो भी अब किसी न किसी तरीके से नीचे आ चुके हैं। इजराइल और नाचो के बीच एक बार फिर से लड़ाई होती है और इस बार नाचो उससे बंदूक छीन कर उसे वहीं मार देता है। अब नाचो के पास गन होती है, इसलिए सभी के सभी उससे डर रहे होते हैं। तभी नाचो शत्रु को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन है और इसको मारने के बाद हम तीनों के पास वैक्सीन हो जाएंगी। फिर एलिना इन सभी को बाहर की ओर ले जाती है, जहाँ पर उसने वैक्सीन छुपा रखी थी। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। नाचो और एलिना आगे चलते हैं, जबकि सैतुर और ट्रेनी इनके पीछे चलती है। लेकिन तभी ट्रेनी हमारी सैतुर को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी दिक्कत ही खत्म हो जाए, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। लेकिन ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि तुम सब लोग वैक्सीन बांट लो और तुम्हारी जान बच जाए। नाचो ट्रेनी पर बंदूक टांग देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। इसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर यहाँ से थोड़ी दूर जाकर अपने आप को मार देती है। अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही थे। इसके बाद सभी लोग एक एक इंजेक्शन ले लेते हैं। इससे पहले कि लोग अपनी बॉडी में इंजेक्शन
लगाते यहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा है। इजराइल सैदर पर पीछे से हमला करके उसको जान से मार देता है। अब इजराइल को गुस्सा आ जाता है और अब वो नाचो और एलिना की जान के पीछे पड़ जाता है। तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती हैं। वो दोनों सीढ़ियों की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जो एलिना के पास इंजेक्शन होता है वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। क्योंकि अब इजराइल भी उनके साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा सकता। इसलिए नाचो अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो के पैर पकड़कर उसको नीचे खींच लेता है, जिससे दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है। एलिना के पास जो वैक्सीन बचा है वो उसको अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेती है और ऊपर ट्रेन के ढक्कन को खोलकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही उसको बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और सरकार ने आगे के इलाके को पूरी तरीके से सील किया हुआ है। लेकिन तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपनी जैकेट डाल देती है, लेकिन एलिना को बिल्कुल भी होश नहीं होता और वो चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में हमें इस कहानी में ये पता चलता है कि वो अब मोटा आदमी जो बार में गया वो एक आर्मी ऑफिसर था, और हो सकता है कि आर्मी शायद कोई बायोलॉजिकल वेपन बना रही हो। भैया किसको क्या पता क्या हो। और मूवी यहीं पर खत्म होती है। जिसको पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।